So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो थ्योरी का पोर्शन था वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा है एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी सीरीज हमने चालू की है। और जो भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग पहले ही कंप्लीट करके तैयार रहेंगे, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए जो हमें नया लगे और हम उसको अटेम्प्ट ना कर पाए। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से उसको परिपूर्ण करेंगे। ठीक है, तो बात की जाएगा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस की, तो इसके जो रिलेटिव थ्योरी के चैप्टर्स थे उसको मैंने आपको पहले ही करा के पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, बोथ इन लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, बायलैंग्वेज, सारी चीज़ें चलेंगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन ना समझ में आए वो हिंदी में रीड कर सकता है, जिसको हिंदी ना समझ में आए वो इंग्लिश में रीड कर सकता है। क्वेश्चन मैं दोनों पार्ट में रीड करूंगा, दोनों टाइप पे रीड करूंगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई चीज़ आपको ना समझ में आए। जो जो आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, तुरंत आप आंसर करिए, नहीं पता है तो आप जो भी मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगा, टिक कराऊंगा, उसको आप लोग टिक कर लीजिए, अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी चीज़ें हैं आप लोग नोट डाउन करते चलिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट को, आज के इस लेक्चर को अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन इज द नीड टू राइट अ रेफरेंस लेटर फेल्ट। हमें रेफरेंस लेटर की लिखना कब महत्वपूर्ण होता है, कब लिखना चाहिए। संदर्भ पत्र लिखने की आवश्यकता कब अनुभव की जाती है। कोई भी रेफरेंस लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो कब लिखना चाहिए, कब उसकी नीड हमें होती है, कब उसकी आवश्यकता होती है, कौन से लेटर लिखने की, रेफरेंस लेटर लिखने की। तो उसका देखिए, रेफरेंस लेटर मैंने आपको जब डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस पढ़ा रहा था तो बताया था कि जब हम लोग रेफरेंस लेटर लिखते हैं तो कब लिखते हैं। सेलिंग गुड ऑन कैश टू द कस्टमर, जब भी हम किसी गुड्स को कस्टमर को कैश में देते हैं, या ऑन सेंडिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ न्यू कस्टमर, या सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट टू ओल्ड कस्टमर, या ऑन सेल ऑफ गुड एंड कैश टू द ओल्ड कस्टमर। तो कब हम लिखते हैं रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर तब लिखते हैं जब भी हम कोई गुड्स, कोई सामान किसी कस्टमर को बेचते हैं, किस चीज पे, क्रेडिट पे बेचते हैं। क्रेडिट मींस क्या होता है, उधार पे बेचते हैं। तो जब भी हम किसी नए ग्राहक को सामान उधार पर बेचते हैं तो उस समय हम कौन सा लेटर लिखते हैं, रेफरेंस लेटर लिखते हैं। रेफरेंस लेटर लिखने की नीड कब होती है, जब भी हम कोई गुड्स किसी नए कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उस समय हम कौन सा लेटर लिखते हैं, रेफरेंस लेटर लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, a letter written by a merchant to inquire about the financial condition of a new customer is called। तो जब भी कोई क्या है क्वेश्चन, जब भी कोई मर्चेंट किसी नए कस्टमर को लेटर लिखता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को पता करने के लिए, जब भी कोई मर्चेंट किसी नए कस्टमर को लेटर लिखता है, किस लिए लेटर लिखता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को पता करने के लिए, उस लेटर को क्या कहते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं, एक व्यापारी द्वारा किसी नए ग्राहक की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए लिखे गए पत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। जो भी मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। जब भी कोई मर्चेंट किसी कस्टमर को लेटर लिखता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को पता करने के लिए, उस लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जो जो चीजें बताते चल रहा हूँ साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, जो क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है उसको लिखते चलिए। क्वेश्चन के बाद, वीडियो के बाद हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, when a letter is written by a seller for inquiry to a person whose name has been given by the buyer as a reference, such letter is called। इसका भी आंसर वही होगा आपका, रेफरेंस लेटर। तो ये सारी चीजें आपके रेफरेंस लेटर के साथ किसी ना किसी वे में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। तो जो भी आगे पीछे मैंने अभी स्टेटमेंट बताए तीनों क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं आपके रेफरेंस लेटर से रिलेटेड हैं, सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं, उससे मेल खाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द रेफरेंस लेटर गिवन बाय अ रेफर्स
कैन बी आंसर्ड बाय। तो जो रेफरेंस लेटर लिखा जा रहा है यानी कि संदर्भी द्वारा दिए गए संदर्भ पत्र का उत्तर हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रतिकूल हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, उदासीन हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि एडवर्स हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, इंडिफरेंट हो सकता है, या एनी ऑफ द अबव हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका एनी ऑफ द अबव, यानी कि आपका जो रिप्लाई है वो एडवर्स भी हो सकता है, यानी कि जिसको हम लोग प्रतिकूल कहते हैं, अनुकूल भी हो सकता है, फ्रेंडली, उदासीन, इंडिफरेंट, एंड एनी ऑफ दिस एनी ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर से कोई भी। तो इसका आंसर आपका एनी ऑफ द अबव होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी टारगेट गुरुकुल की टीम है उसने आपको अभी तक जिस तरह से सहायता की है, आप लोग देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सारथी बैच में इनरोल नहीं हुआ है, तुरंत आप इनरोल होइए, बिकॉज वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात हो, चाहे थ्योरीज की बात हो, चाहे जो भी पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है, अगर आप कहीं भी पीछे चूक रहे हैं, तो तुरंत सारथी बैच में इनरोल होकर अपने प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दीजिए और अपने प्रिपरेशन को टॉप पे ले जाकर अपने एग्जाम में टॉप स्कोर करिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच लेटर इज रिटन व्हेन द वैल्यू ऑफ एन आइटम इज टू बी फाउंड। तो कौन सा लेटर लिखते हैं जब हमें किसी वस्तु की प्राइस, जो वैल्यू है, उसको ज्ञात करना होता है? कौन सा लेटर हम तब लिखते हैं जब किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सामान के बारे में हमें इंक्वायरी लेनी रहती है। अगर हमें कोई सामान खरीदना है बाजार में, उसे हम कौन सा पत्र लिखेंगे कि आप अपने जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इसका प्राइस क्या है, इसके बारे में जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करिए। तो कौन सा लेटर लिखते हैं? तो उस समय जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो होता है इंक्वायरी लेटर, यानी कि पूछताछ पत्र। पूछताछ पत्र में क्या होता है? जब किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें कोई पत्र लिखते हैं, तो वो कौन सा पत्र होता है? वो होता है हमारा पूछताछ पत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंक्वायरी लेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which letter is written by the seller to the buyer if he is unable to supply the ordered good? तो अगर कोई लेटर हमें लिखना है, अगर मैं मर्चेंट हूं या अगर मैं व्यापारी हूं, मुझे कोई लेटर लिखना है अपने कस्टमर को, अगर कस्टमर ने मुझसे कोई गुड डिमांड किया, फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर ने मुझे डिमांड किया, मेरी एक फ़ोन कंपनी है, कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे आईफोन 15 चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको कौन सा पत्र लिखूंगा? उसके ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए, उसके ऑर्डर को मना करने के लिए मैं कौन सा लेटर लिखूंगा? रिजेक्शन लेटर लिखूंगा। रिजेक्शन लेटर किसको कहते हैं? जो लेटर एक मर्चेंट लिखता है किसी ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए अपने कस्टमर को, उसको कहते हैं रिजेक्शन लेटर। ठीक है, ये आपका अस्वीकृत पत्र भी कहलाता है। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका रिजेक्शन लेटर भी कहलाता है। रिजेक्शन लेटर को हमने देखा, रिजेक्शन लेटर किसको कहते हैं? जब भी कोई मर्चेंट किसी कस्टमर को उसके ऑर्डर को रिजेक्ट करने के लिए पत्र लिखता है, उसको रिजेक्शन लेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेटर राइट्स इन रिस्पॉन्स टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी इज कॉल्ड। तो कोई भी, जब मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन का जब पार्ट 2 पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको बताया था कि इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम किसी इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई करेंगे, तो उस लेटर को क्या कहेंगे? जब भी हम किसी इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई करते हैं, तो उस लेटर को क्या कहते हैं? कोटेशन लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटेशन लेटर कहते हैं। जब भी हम भाव संबंधी पूछताछ के पत्र के उत्तर में लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? निरख पत्र कहलाता है। निरख पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटेशन लेटर कहलाता है। जब भी किसी इंक्वायरी लेटर का हम लोग रिप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिप्लाई करते हैं उस लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? कोटेशन लेटर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एक केस स्टडी में दे देगा कि एक मर्चेंट है, उसने अपने कस्टमर की इंक्वायरी लेटर का रिप्लाई कर रहा है एक लेटर लिख के, तो उस लेटर को क्या कहेंगे? उसको आप लोग डायरेक्ट आंसर है कोटेशन लेटर कहेंगे। कोटेशन लेटर बेसिकली क्या होता है? एक तरह से आपका रिप्लाई होता है। क्या होता है? रिप्लाई लेटर होता है। क्या होता है? रिप्लाई लेटर होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर में कौन सी सारी चीजें इसमें से मेंशन नहीं होती हैं? यानी कि निमंत्रित में से किस बात का उल्लेख आदेश पत्र में नहीं होता है?
आदेश यहाँ पे करेक्ट वर्ड नहीं है। जब भी हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो उसमें कौन सी चीजें मेंशन नहीं रहती हैं, ऑर्डर लेटर में कौन सी चीजें नहीं मेंशन रहती हैं? तो वैल्यूज ऑफ गुड ये आपका मेंशन रहता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितना गुड्स हमें मंगाना है ये भी मेंशन रहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ गुड ये भी मेंशन रहता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑर्डर लेटर में मेंशन नहीं रहती हैं? तो है स्पेशल डिस्काउंट एंड अदर फैसिलिटी, कि हमें कितना डिस्काउंट देंगे, किस तरीके से सामान हमारा लाएंगे, ये सारी चीजें, इससे रिलेटेड जो चीजें रहती हैं वो आपके ऑर्डर लेटर में मेंशन नहीं रहती हैं। ठीक है, ऑर्डर लेटर में क्या नहीं मेंशन रहता है? स्पेशल डिस्काउंट, डिस्काउंट रिलेटेड चीजें जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है वो आपका इसका पार्ट नहीं होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द लेटर रिटन बाय द ट्रेडर टू द बायर इन रिस्पॉन्स टू ऑर्डर लेटर इज कॉल्ड। ऑर्डर लेटर का रिस्पॉन्स जो हम लोग करते हैं, कोई भी अगर मर्चेंट है वो ऑर्डर लेटर का अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस लेटर कहेंगे, रिजेक्शन लेटर कहेंगे, या एनी वन ऑफ द अबव कहेंगे। तो इस केस में जो आपका ऑर्डर लेटर का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर भी हो सकता है, रिजेक्शन लेटर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आपके पास गुड्स है तो ऑर्डर लेटर के लिए हिसाब से आप उसके हिसाब से सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर लेटर के हिसाब से स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो आप उसका रिप्लाई रिजेक्शन लेटर से करेंगे। तो जो ऑर्डर लेटर है उसका रिप्लाई हमारा एक्सेप्टेंस लेटर भी हो सकता है और रिजेक्शन लेटर भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका both A and B. Now move to the question number 10. In which of the following circumstances a letter of inquiry is not given? Inquiry होगा यहाँ पे, ठीक है। In which of the following circumstances a letter of inquiry is not written? यानी कि पूछताछ का पत्र निम्न में से किस परिस्थितियों में नहीं लिखा जाता है? Ask for price list, find out rate term, find special discount और to know the financial condition of the customer। तो इस केस में हमारा जो इंक्वायरी लेटर है वो नहीं लिखा जाता है। इंक्वायरी लेटर किस केस में नहीं लिखा जाता है? टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कस्टमर। फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए कस्टमर के कौन सा पत्र लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 को याद करिए कि किसी भी कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन को ज्ञात करने के लिए कौन सा पत्र हम लोग लिखते हैं? तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा पत्र लिखते हैं? रेफरेंस लेटर लिखते हैं। तो ये इस केस के इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेफरेंस लेटर। तो ये यहाँ पे सुटेबल नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। STD स्टैंड्स फॉर, अब आपसे फुल फॉर्म पूछा है, STD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका बेसिक आंसर है सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर STD का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर टेस्ट दस्तावेज। दस्तावेज को आप लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सॉफ्टवेयर टेस्ट डॉक्यूमेंट, ये आपका है करेक्ट आंसर। किस चीज का? STD के फुल फॉर्म का। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ पार्ट ऑफ यूजर डॉक्यूमेंट। यूजर डॉक्यूमेंट का पार्ट कौन कौन सा होता है? क्लास डायग्राम नहीं होगा, यूज केस नहीं होगा, कोड कमेंट नहीं होगा। तो इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसका यूजर डॉक्यूमेंटेशन का ये पार्ट होता है। रेज्यूम इज अ डैश वर्ड विच मीन समरी। आपको बताया था कि रेज्यूम जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था जिसका मीनिंग समरी होता था। रेज्यूम जो वर्ड है वो कौन से कंट्री से ओरिजिन करता है और उस कंट्री में उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उस मीनिंग समरी होता है। रेज्यूम मीन समरी। ये कौन से देश का वर्ड है? तो ये बेसिक आंसर है, याद रखिएगा, फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? समरी होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिख सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। ठीक है। जर्मन वर्ड नहीं है, इटालियन वर्ड नहीं है, अमेरिकन वर्ड नहीं है, ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? समरी होता है। रिपोर्ट दैट प्रोवाइड डाटा फाइंडिंग एनालिसिस एंड कंक्लूजन आर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, समरीज या एनालिटिकल रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट हमें क्या डाटा प्रोवाइड करती हैं, फाइंडिंग्स प्रोवाइड करती हैं, एनालिसिस प्रोवाइड करती हैं किसी चीज का, और कंक्लूजन प्रोवाइड करती हैं, तो उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेस रिपोर्ट कहेंगे, समरी कहेंगे, एनालिटिकल रिपोर्ट कहेंगे या इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? चाहे वो आपका फाइंडिंग्स हो, एनालिसिस हो, कंक्लूजन हो, तो ये सारी चीजें आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट को क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सो रिपोर्ट्स कन्वे इंफॉर्मेशन, आंसर क्वेश्चन एंड। तो रिपोर्ट क्या कन्वे करती है? आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, आपके आंसर्स को कैरी करती है, आपके क्वेश्चंस को कैरी करती है और आपके ओपिनियन को प्रेजेंट करती है। क्या? आपके विचार को प्रेजेंट करती है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के आपका क्या विचार है, आपकी क्या सोचने की मेंटेलिटी है, उसको प्रेजेंट करती है। क्या क्या प्रेजेंट करती है? एक बार वही क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, आंसर प्रोवाइड करती है, क्वेश्चन प्रोवाइड करती है और आपके ओपिनियन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये इसमें आपका 15 का आंसर होगा योर ओपिनियन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? विच वन इज यूज्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट? तो शॉर्टेस्ट टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? एक सेकेंड, क्वेश्चन ऊपर यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं। टेक्निकल लिखित डॉक्यूमेंट को इनमें से कौन सा सबसे छोटा डॉक्यूमेंट कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रिपोर्ट है। आपको बार बार बता रहा हूँ, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी दिख जाएगा और आपके जो सारथी पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी, उनके ऐप में सारी चीज़ें अपलोड करा दी जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आपका शॉर्टेस्ट टेक्निकल रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एपीए स्टैंड्स फॉर। आपको जब पढ़ा रहा था मैं एपीए के बारे में, जब रिपोर्ट बता रहा था, रिपोर्ट पढ़ा रहा था, तो रिपोर्ट के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था एपीए के बारे में। एपीए क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इसके कैसे काम करता है। और मैंने तब आपको बोला था कि एपीए का फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया कि एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि एपीए का हमारा जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। उस समय भी मैंने आपको बताया था, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, ISSN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज, यहाँ पे इंटरनेशनल होगा, मिसप्रिंट हो गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, तो ये आपका करेक्ट फुल फॉर्म है। ना तो इंटरनेशनल सोर्स सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सोशल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये आपका जो है ये करेक्ट फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहा है? लर्निंग टू कम्युनिकेट विथ अदर इज की टू, यानी कि आपस में दूसरों के साथ संवाद करना सीखना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन डिफाइन कर देता है हमारी पर्सनैलिटी उसके सामने एक विद इन अ सेकेंड्स। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में। तो किसी से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? विनिंग द अप्रूवल फॉर एवरीवन अराउंड यू, किसी से अप्रूवल पाने के लिए अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, तो हम क्या अपने अच्छे से कम्युनिकेट किस लिए कर रहे हैं? किसी से अप्रूवल पाने के लिए, शाबाशी पाने के लिए, या एस्टेब्लिशिंग रिवॉर्ड रिलेशनशिप, या नेवर बीइंग मिसअंडरस्टूड, या एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ योर लिसनर साइकोलॉजिकल नॉइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एक तरह से ये भी हो सकता है। लेकिन जो आपका एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू पेपर में क्या होता है, आपको चारों ऑप्शन दे देंगे, आपको चारों लगेगा सही है और मोस्टली होता भी सही है, लेकिन आपको करेक्ट क्या करना है, जो सबसे ज्यादा उस पॉइंट पे सही हो, जो सबसे ज्यादा उस जो आपकी डेफिनेशन क्वेश्चन की दी है उसको डिफाइन करे, वो होता है आपका करेक्ट आंसर। तो सेम उसी पॉइंट से, उसी तरीके से इस्टेब्लिशिंग अ रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, किसी से हम अच्छा रिलेशनशिप रखने के लिए, अच्छा जो बातचीत कर रहे हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, पर्सनालिटी डिफाइन करने के लिए, तो इन सारे केस में हमारा अच्छा कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Which term below refers to the process of transmitting information from one person or group to another? यानी कि अगर मेरे से द्वारा किसी और तक कोई सूचना या कोई और सूचना, कोई जानकारी मेरे द्वारा किसी और तक पहुंचाई जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? मैं अगर कोई चीज़ आपको बता रहा हूं तो इसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे, फीडबैक कहेंगे, सेंडर कहेंगे, रिसीवर कहेंगे, क्या कहेंगे?
मैं अगर आपको कोई सूचना दे रहा हूं, कोई चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये हमारे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। और आप मेरी बात का जो रिस्पॉन्स करोगे, जो रिप्लाई करोगे, उसको हम लोग कहते हैं फीडबैक कहते हैं। सेंडर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिसीवर जो इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लेटर। तो कौन सा बिजनेस लेटर का कौन सा पार्ट बिजनेस लेटर की सारी जानकारी रखता है कि कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर, यानी कि कहां से लेटर लिखा जा रहा है और लेटर का सोर्स क्या है। एक सेकेंड, लेटर लिखने वाला कौन है और लेटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या सब्जेक्ट है लेटर का, ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस लेटर में कौन सा पार्ट रखता है। तो डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, आपका सब्जेक्ट लाइन दिया है, टेंशन लाइन दिया है, रेफरेंस लाइन दिया है, या लेटर हेड दिया है। तो जो लेटर हेड रहता है जिसमें आप अपना एड्रेस लिखते हो, ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हो डेट लिखते हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद सैल्यूटेशन लिख के लेटर एक्सपेंड करते हो, तो ये जो पार्ट है आपका लेटर हेड कहलाता है। और लेटर हेड ही है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है कि लेटर किस अबाउट है, टॉपिक क्या है लेटर का, और लेटर लिखने वाला कौन है, कहां से लेटर वो लिख रहा है। तो ये सारी जानकारी कौन रखता है बिजनेस लेटर में, लेटर हेड रखता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वर्ड और फ्रेज ऑन द बिजनेस लेटर टेल द मेल क्लर्क टू डिलीवर द लेटर टू द रिसिपेंट अनओपन्ड। कोर्टेसी कॉपी, सब्जेक्ट, कॉन्फिडेंशियल, या फॉर द अटेंशन। आंसर बताने से पहले क्वेश्चन को समझा देता हूं कि कौन सा ऐसा पार्ट है मेल का जो बताता है कि जो मेल है वो डिलीवर होना चाहिए यथास्थान जहां भी उसको जाना है, विदाउट ओपनिंग, यानी कि उसको बिना खोले जहां भी उसको ले जाना है, रिसिपेंट उसको ले जाना है, जहां भी डिलीवर करना है मेल को, लेटर को, वो यथास्थान पहुंच जाए बिना खुले हुए। तो ये क्या कहते हैं, इसको कैसे कहते हैं, डिनोट करते हैं, फॉर द अटेंशन। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दिस डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेट आउट टू द कॉन्स्ट्रैक्ट्स। दिस डिस्क्राइब, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, आप लोग इग्नोर करिएगा इस सारी चीजों को। दिस डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सेट आउट द कॉन्स्ट्रक्ट। हिंदी में रीड करते हैं, यह किसी उत्पाद के, दोनों देखिए दोनों लैंग्वेज में रीड कर रहा हूं। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो इंग्लिश में रीड कर रहा हूं, इंग्लिश नहीं समझ में आती तो हिंदी में रीड कर रहा हूं। यह किसी उत्पाद के उद्देश्यों का वर्णन करता है और बाधाओं को निर्धारित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसडीपी, एसआरएस, एसडीडी, एसटीडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एसडीपी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द यूजर आर डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन। तो कोई भी अगर यूजर को अगर कोई भी जानकारी प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी सूचनाएं प्रोवाइड की जा रही है, तो कहां पे लिखी रहेंगी। उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं का वर्णन किस अनुभाग में किया जाता है। सिस्टम आवश्यकता में किया जाता है, उपभोक्ता आवश्यकताएं में किया जाता है, सिस्टम मॉडल में किया जाता है, या परिशिष्ट में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका उपभोक्ता आवश्यकता है, यानी कि इसी के अंदर उपभोक्ता को दी जाने वाली सभी चीजें, सभी जो भी चीजें उसको प्रदान की जाती हैं सेवाएं, उसका वर्णन इसी में किया जाता है। किसमें, उपभोक्ता आवश्यकता में। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसका करके हम लोग आज के इस टॉपिक को करेंगे खत्म। आगे के एमसीक्यूज को हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ मेजर लेटर फॉर्मेट आर। तो मेजर लेटर जो फॉर्मेट होता है, लेटर्स की अगर बात की जाए तो उसके कितने फॉर्मेट होते हैं। बेसिकली आपके जो होते हैं वो तो 4 पार्ट्स में कंसीडर किया जाता है, लेकिन जो मेजर होते हैं उनको हम लोग 3 ही कंसीडर करते हैं, 3 ही पार्ट्स में लेटर के फॉर्मेट को जानते हैं। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यू हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन ना रहे जो आपको ऐसा लगे कि आपने नहीं देखा है या आपने नहीं पढ़ा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।